ओके, सो वेलकम अगेन। तो क्विक रिकैप, अगर आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में एवरेज वेलोसिटी की मतलब समझाई थी, मीनिंग समझाई थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी, राइट? एंड आई टॉक टू यू अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी, and I talked also about some other important prefixes like uniform का मतलब क्या होता है, constant का मतलब क्या होता है. I talked to you about acceleration also. Acceleration भी instantaneous क्या होता है, average क्या होता है. Acceleration को लिखने के अलग अलग तरीके के बारे में हम बात कर चुके थे. और उसके बाद हम लोगों ने, if you remember, हम लोगों ने retardation के बारे में बात की थी, which is rate of decrease of speed. रिटार्डेशन में हमेशा स्पीड डिक्रीज होता है, उसके बारे में मैंने लास्ट में कुछ बातें बताई थी, ठीक है? दैट वाज द लास्ट थिंग दैट वी डिड. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. देखो, आज का सेशन में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन and what impact does it have. So we'll talk about direction of velocity and acceleration and what impact does it have on the velocity of the object, right? Direction of velocity and acceleration के ऊपर बात करते हैं हम लोग अभी फिलहाल. देखिए, पहला जो केस होगा इसके अंदर वो ये होगा कि सपोज आपकी वेलोसिटी इधर डायरेक्टेड है राइट हैंड साइड में. Let us take the axis something like this is my positive x axis and this is my positive y axis and this is the negative x axis and नीचे वाला जो केस है वो negative y axis, right? Velocity v इधर directed है and let me draw acceleration with a red colored ink. दूसरा केस है एक्सेलरेशन, मान लो मैं लेता हूँ इसी डायरेक्शन में एंड दिस इज माय एक्सेलरेशन, ठीक है? वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. पहला केस ये होगा, ठीक है? दूसरा केस होगा कि लेट्स टेक देम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब वेलोसिटी सपोज वी आर टेकिंग इट इन दिस डायरेक्शन एंड लेट्स से दैट वी आर टेकिंग एक्सेलरेशन in the negative x axis. Suppose we take acceleration in this direction. This is my acceleration. This is the second case that we are having. Let's move to the third case. Third case में क्या होगा कि velocity vector और acceleration vector के बीच का जो एंगल है वो acute एंगल है. This is the angle between the two vectors theta and this is acute angle you can see. And let's take the last case, which is D, where velocity vector and acceleration vector, they are having an angle which is obtuse angle. Suppose this is the theta that we are talking and we are saying about obtuse angle, ठीक है? Now let's try to understand what is the meaning that we will derive from all of these four, जो हमने bifurcation किया है, इनका मतलब क्या है, क्या मतलब है, क्या समझ सकते हैं. Let's try to understand that. V और A सेम डायरेक्शन में है, ठीक है? V और A सेम डायरेक्शन में है. इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट विल इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? एंड देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ध्यान से सुनना मेरी बात. नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल चेंज. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मींस वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड. द स्पीड विल इंक्रीज बट देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. क्या मेरी बात समझ में आई है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड थिंग. ध्यान से देखियो. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड केस. सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में ये जो वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस है ये घटेगा. इसको नीचे लिखने का मतलब, ये एरो ऊपर करने का मतलब इट इज इंक्रीजिंग और एरो नीचे करने का मतलब इट इज डिक्रीजिंग. एंड देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी until velocity becomes zero. क्या आपको ये बात समझ में आई क्या हो रहा है? वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस जो है वो घट रहा है एंड देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अंटिल वेलोसिटी बिकम्स जीरो.
ऐसा क्यों बोला सर ने? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस चीज को। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, देखो ये एक्सेलरेशन वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के जस्ट अपोजिट है, तो आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो घट रहा है, मतलब इसकी स्पीड घट रही है। मतलब दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. This is the case of retardation when acceleration and velocity are just opposite to each other. तो रिटार्डेशन हो रहा तो वेलोसिटी घटेगी 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 और एक स्टेज में आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. उसके बाद जीरो होने के बाद वेलोसिटी बढ़ने लगेगी और उसकी डायरेक्शन वही हो जाएगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है. समझ नहीं है? Did you all understand what I said? फिर से रिपीट कर रहा हूँ. देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो घटेगी. वो घटते 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 एक स्टेज में क्या वो जीरो हो जाएगी. ध्यान से सुनना. और जीरो होने के बाद व्हाट आई एम सेइंग प्लीज मार्क, जीरो होने के बाद क्या बॉडी वहीं पे रुक जाएगी या फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो पलटी मार लेगी? वो डायरेक्शन पलटी मार लेगी और उसकी डायरेक्शन वही हो जाएगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है until the velocity becomes zero. There is no change in the direction of velocity until the velocity becomes zero. क्योंकि एक बार velocity जीरो हो जाएगा उसके बाद velocity की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और वो वही डायरेक्शन हो जाएगी जो एक्सेलरेशन की है. I hope everybody understood this. अब ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल थीटा है. अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी को इधर ही रखेंगे और एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर लेंगे. एक कंपोनेंट ध्यान से देखना, मैं एक्सेलरेशन को यहाँ पे ओरिजिनल एक्सेलरेशन को ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको कट कर दे रहा हूँ. इसको मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन पैरेलल और ये वाला जो एक्सेलरेशन है उसको बोलूंगा एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर. ध्यान से अगर तुम देखोगे तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि जिधर एक्सेलरेशन पैरेलल है उधर ही वेलोसिटी है. एंड दिस इज फॉर द थर्ड केस व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एट एन एक्यूट एंगल. तो इस केस में तुम्हें एक बात समझ में आएगी और वो ये है, ध्यान से देखना, इसमें एक बात ये समझ में आएगी कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो स्पीड है, वो तो बढ़ेगा. ये काम है, ये दिस इज द वर्क ऑफ और दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पैरेलल. ए पैरेलल क्या करेगा? ए पैरेलल विल ईदर इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और डिक्रीज इट. इस केस में ये इंक्रीज कर रहा है. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए परपेंडिकुलर? ए परपेंडिकुलर मतलब ये वाला जो एक्सेलरेशन के हमने दो कंपोनेंट किए थे, ए पैरेलल एंड ए परपेंडिकुलर. तो ए परपेंडिकुलर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ए परपेंडिकुलर इज टू चेंज. कोई बता सकता है लिखने से पहले? कोई गेस कर सकता है मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ? एनीवन? क्या मेरी बात समझ में आई? तो एक्सेलरेशन जो है, ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट किए मैंने, एक पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर. ध्यान से सुनना भाई, एकदम ध्यान से, है ना? अभी एकदम पूरा पूरा ध्यान एकदम बोर्ड के ऊपर, इधर उधर कुछ नहीं. वेलोसिटी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है विच इज द स्पीड ऑफ ए पैरेलल का ऑब्जेक्टिव है स्पीड को बढ़ाना या घटाना. आपको क्लैरिटी हो जाएगा क्यों मैं घटाना बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके पास अभी भी डी वाला केस बाकी है, आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए परपेंडिकुलर हमेशा होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ए परपेंडिकुलर कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा. कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है. कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा. तो ए परपेंडिकुलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा, वो कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा. क्या मेरी बात समझ में आई है? अब देखो ध्यान से, अब हम लास्ट वाला केस देखते हैं. लास्ट वाला केस में अगर मैं इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स ले लूं, एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ विच विल बी ए परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ विच विल बी ए पैरेलल. अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी और ए पैरेलल का डायरेक्शन क्या वो एक दूसरे के अपोजिट है? तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? यू ऑल नो, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा. क्या वी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है क्या वो घटेगा? एंड क्या यही है वी वेक्टर का मॉड्यूलस? एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पैरेलल. एम आई मेकिंग सेंस? नाउ द क्वेश्चन इज देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए परपेंडिकुलर?
it will remain the same. What we have, it will remain the same as to what we have done in the previous case, which is objective of A perpendicular to change direction of velocity. So it will remain the same. Its objective will be to change direction of velocity. क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, तो तुमने क्या समझा? तुमने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ऊपर एक कंप्लीट पीएचडी टाइप की कर लिया। अगर वेलोसिटी, अगर मैं ये 4 केसेस को अच्छे से स्नैपशॉट दिखाऊं तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर ध्यान से सुनना, इधर देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर सेम साइड में होगी, अपोजिट होगी, या फिर कुछ एंगल पे होगी। एंगल पे होगी तो वो भी एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, यही केस हो सकते हैं। तो हमने ये 4 केसेस के एनालिसिस किए। पहला केस ये बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगी एंड देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, सेकंड केस, केस बी, उसमें वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है which is the modulus of velocity, that is the speed, वो डिक्रीज करेगा and there will be no change in the direction of velocity until velocity becomes zero, until velocity becomes zero. Why I say so? देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और एग्जांपल है, मान लो आपने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ उछाल दिया with some velocity v। आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि जब आप बॉडी को ऊपर की तरफ उछालते हो तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है एंड दिस इज डाउनवर्ड, तो ये बॉडी ऊपर जाती है। ध्यान से देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है? तो ये बॉल जाएगी और एक पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बट एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होने के कारण एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली -g लग रहा है बिकॉज इट्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बॉडी अपना पाथ यहाँ से रिट्रेस कर लेगी बैक। तो अब देखना, पहले बॉडी ऊपर जा रही थी, अब वो नीचे आएगी, मतलब जिधर एक्सेलरेशन है उधर आने लगेगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि वेलोसिटी का मॉड्यूलस डिक्रीज करेगा एंड देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी until the velocity becomes zero. This is the important thing that I wanted to trace. So stress on. क्या बात समझ में आ रही है? Everybody is okay with this? Clarity है ये? Everyone? Good. सब लोग एक बार ध्यान से देख लो, जो लोग लेट आए हैं वो लोग ये सेक्शन को एक बार पढ़ लेंगे, अपने आप क्लैरिटी आएगी। अब देखो, अब हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे टू फाइंड आउट एल्गोरिथम और टू राइट डाउन द एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा इस या कैसे निकालते हैं, इसके एल्गोरिथम के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। एल्गोरिथम मतलब हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप मेथड लिखेंगे कैसे हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूँ कि कभी भी, और आपको ये बात समझ में आ जाएगी, कभी भी जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने के लिए बोले you have to be careful। अब ये केयरफुल क्यों होना मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो, पहली बात ये है कि अपने को ये समझ में आता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर टू altogether different concepts। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट आर altogether two different concepts। अभी देखो होगा क्या, एक एग्जांपल के जरिए समझो। मान लो आप ऐसे जा रहे हो स्ट्रेट लाइन में, आप कहीं पे रुक गए, फिर आपने पलटी मारी, फिर आप रुके और फिर आप आगे निकल गए। इसको अगर मैं सही से दिखाऊं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और फिर ये पॉइंट डी। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब एक लाइन में ही हो रहा है। ए से बी पहुंचे आप, बी पे आपने यू टर्न मारा होगा और
और मैं थोड़ा सा सेपरेट दिखा रहा हूं इसको, और आप सी पहुंच गए। सी पे फिर से आपने यू टर्न मारा होगा और फिर आप सीधा सीधी डी निकल गए। एक्चुअली आपने इस टाइप से मोशन को परफॉर्म किया है। ए से बी गए, वहां से एक यू टर्न मारा, सी गए, सी से यू टर्न मारा, डी गए। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, और इसको आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा। आप अपने घर में हो, आप इस चीज को फील करके देख भी सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि इन 1D और रेक्टिलिनियर मोशन, ध्यान से सुनिएगा, इन 1D और रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, one cannot take a U-turn without making velocity equal to 0। आप ये चीज को समझने की कोशिश करो, थोड़ा फील आएगी आपको। आप एक सीधी लाइन पे चलो, अगर आपको उल्टा चलना है, यू टर्न लेना है, तो आपको कहीं पे रुकना पड़ेगा, फिर आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, यस और नो। अगर आप एक ही स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो तो नहीं आया समझ, फील करना। I want you to answer to this because you have to get the feel of it, then only you would be good to go। Are you understanding this? You have to get the feel of it। क्या मेरी बात समझ में आई है? तभी आप इसको समझ सकते हो, अदरवाइज समझ में आया आपको? एवरीवन ठीक है? तो ध्यान से सुनो। सो मैं क्या बोल रहा हूं, 1D में और रेक्टिलिनियर मोशन में आप यू टर्न अगर लोगे कभी भी, तो आपको कहीं पे रुकना पड़ेगा, फिर यू टर्न लेना पड़ेगा, मतलब आपकी वेलोसिटी 0 होगी अगर आप रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हो, ठीक है? बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई मेरे से पूछे कि A to B, B to C, C to D में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मुझे पता है कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है। अगर मुझसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मैं सीधा सीधी बोलूंगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन जो है, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड इफ दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट्स अ वेक्टर, सो इसका एक हेड टेल होना चाहिए। टेल हमेशा इनिशियल पॉइंट पे होता है और हेड हमेशा फाइनल पॉइंट पे होता है। दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई मुझसे बोले कि भाई साहब आप डिस्टेंस ट्रैवल निकालो, आप क्या निकालो? डिस्टेंस ट्रैवल। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल निकालने की कोशिश करेगा उसको क्या बोलना पड़ेगा? भाई साहब पहले तो A to B का पूरा डिस्टेंस निकालो, फिर आप B to C का पूरा डिस्टेंस निकालो, फिर आप C to D का पूरा डिस्टेंस निकालो, और जब आप ये सब जोड़ोगे, दैट इज AB, फिर BC, फिर CD, देन यू विल गेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस टोटल जर्नी। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब जब भी 1D या रेक्टिलिनियर मोशन हो या मोशन इन 1 डायमेंशन हो और आपसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करने की बात पूछी जाए या कितनी हो रही है या आपको निकालना है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए भाई साहब, और आपको उस पॉइंट की तलाश में, उस पॉइंट ऑफ टाइम की तलाश में निकल जाना चाहिए जहां पे वेलोसिटी 0 हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो आपको उन टाइम इंस्टेंट्स की आपको तलाश में निकल जानी है जहां पे वेलोसिटी 0 हुई है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहां पे इस केस में ध्यान सुनना, मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान समझना इस बात को एवरीवन प्लीज। देखो A to B गया, B to C गया, C to D गया, राइट? तो मुझे उन पॉइंट्स की तलाश में निकल जाना है जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। तो इसकी वेलोसिटी 0 कहां पे हुई है? एक है पॉइंट B, दूसरा है पॉइंट C। इन पॉइंट्स पे वेलोसिटी 0 हुई है। तो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालना पड़ेगा? मुझे डिस्टेंस ट्रैवल टोटल जो A to D है उसको मुझे निकालना पड़ेगा एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम A to B प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम B to C प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम C to D। ये मुझे देगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द एंटायर जर्नी। अगर आप लॉजिकली समझोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो मैंने S वेक्टर से रिप्रेजेंट किया इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन से, ये वाली वेक्टर जो है, ये वाली वेक्टर मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं देगी, मुझे क्या देगी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सॉरी, ये वाली वेक्टर मुझे डिस्प्लेसमेंट देगी, सॉरी,
बट मुझे डिस्टेंस ट्रेवल नहीं देगी। डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये अप्रोच निकालना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो कभी भी जब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कभी भी जब डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए बोले, यू हैव टू बी केयरफुल। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल निकालना और डिस्प्लेसमेंट निकालना दो अलग अलग बातें हैं। दूसरी बात, जैसे कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो अगर आपने यू टर्न लिया है, तो यू टर्न लिया है तो बिना वेलोसिटी जीरो किए आप यू टर्न नहीं ले सकते हो। इसका मतलब आपको उन पॉइंट्स की तलाश पे निकलनी है जहां पे वेलोसिटी जीरो हुई है, और फिर आपको सभी के पीस वाइज डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो भी हुआ है उनको ऐड कर देना है टू गेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीवन, दिस हैज टू बी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, राइट? तो मैं यहाँ पे आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड का जो एल्गोरिथम है वो ऐसे लिखना चाहूंगा। याद करो, मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड का एक और फॉर्मूला बताया था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस, अगर आपको याद होगा वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस, ध्यान से देखो, वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू dt, याद है? और ये टाइम इनिशियल टू टाइम फाइनल, ये मैंने आपको लिखाया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला, ठीक है? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को, ध्यान सुनना, इसी फॉर्मूला को हमने और अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छे से समझा हुआ है कि अगर आप यू टर्न ले रहे हो ना, तो यू टर्न जब आप ले रहे हो तो 1D मोशन में या रेक्टिलिनियर मोशन में आप कभी भी यू टर्न नहीं ले सकते हो विदाउट मेकिंग वेलोसिटी जीरो। तो आपको कहाँ कहाँ वेलोसिटी जीरो हो रही है उन पॉइंट्स की तलाश में निकल जानी है, और आपको जो जो इंस्टेंट्स पे वेलोसिटी जीरो हो रही है उन इंस्टेंट्स तक, इनिशियल से वो इंस्टेंट, फिर उस इंस्टेंट से दूसरे इंस्टेंट, ऐसे पीस वाइज डिस्टेंसेस ट्रेवल करनी है, निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल, और उनको जोड़ देना है, देन यू विल गेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और हम अभी आज थोड़े से जो जो कंसेप्ट अभी तक पढ़ा है उनको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, खटाखट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट moves from one coordinate which is 1, 2, 3 to 4, 6, 15, ठीक है? आपको निकालनी है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड्यूलस, ये दो चीजें निकालनी है। पहला सवाल बहुत आसान है, करके बताओ जल्दी, फास्ट। सब लोग एक बार ट्राई करो। दूसरा एक सवाल दे रहा हूं मैं आपके लिए, चलिए पहला सवाल, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम 1, 2, 3 टू 4, 6, 15। तो आपको पता है कि दिस इज हैपनिंग इन द 3D स्पेस, क्योंकि आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स में तीनों वेक्टर्स आ रहे हैं, मतलब सॉरी तीनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, मींस दिस इज हैपनिंग इन द 3D स्पेस। तो 1, 2, 3 से आप गए 4, 6, 15, मान लो यू गो टू 4, 6, 15। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो बेसिकली याद करो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। सॉरी, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, इस स्पेस में ही है। मान लो एक चिड़िया जा सकती है ऐसे, राइट?
एक चींटी नहीं जा सकता है ऐसे। तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और इनको ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गोइंग लाइक दिस। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्या ये सब लिख पाए थे? लेट मी चेक डाउन द रेस्पॉन्सेज। आई थिंक सब लोग लिखा होना चाहिए ये। गुड गुड गुड। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, क्या वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा? तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? विल इट बी 4i प्लस 6j प्लस 15k। इसमें से अगर मैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर हटा दूं, विच इज 1i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या ये आ जाएगी? दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो पहला वाला पार्ट है वो आ गया। अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड्यूलस। क्या वो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169, शुड बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? 9 16 25 25 और 144 169, बिल्कुल सही। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? एवरीवन गुड 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 गुड। दूसरा सवाल देखो तुम्हारे सामने है, A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, ऐसे जा रहे हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और डिस्टेंस ट्रैवल्ड चाहिए, ये दोनों चीजें निकालनी है आपको एवरीवन। सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी, फास्ट, क्विकली रिस्पॉन्ड करें। जल्दी। I think few people have got the answer. 9 and 17. Okay, let's see. देखो यहाँ पे एक चीज समझो, इंपॉर्टेंट है। देखो आप यहां से एक लाइन ले लोगे और इसको इन बी और ई को ज्वाइन कर दो, लेकिन बी और ई को ज्वाइन करने के बाद ध्यान से सुनना मेरी बात, बिकॉज इसमें इसके अंदर बहुत बार बच्चे धोखा खा जाते हैं। अगर आप ज्वाइन किए बी एंड ई, देन अगर आप ज्योमेट्रिकली इसका प्रूफ निकालना चाहो, ज्योमेट्रिकली इसकी लेंथ निकालना चाहो, सुनना मेरी बात, अच्छी बात है कि आपने आंसर लाया है, देन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी, बी एंड ई एफ आर कलीनियर। अरे भाई क्या मेरी बात समझ में आई है? ए बी, बी एंड ई एफ आर कलीनियर, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये प्रूफ कैसे करोगे? ये अगर 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, इसका मतलब ए बी एंड बी लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, दैट मीन्स बी एंड ई एफ लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन। So you are saying that AB and B lies in AB and B are collinear, and you are saying that B and EF are collinear. चमका ही नहीं भाई। That means can I say that AB, B and EF are collinear? Am I making sense? Am I making sense? क्या मैं सेंस बना रहा हूं? अगर ये कलीनियर हुआ तो आप बोल सकते हो कि A to F, A B E F is a straight line, and the straight line joining the initial and final position is what is displacement all about. That is the displacement vector that we are speaking about. So my answer is 3 plus 3 plus 3. क्या 9 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है? यस नो मे बी। और अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछ ले तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो मतलब ये तो आसान से मार्क्स आएंगे। 3
प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, कितना आया? 7 3 10 14 17, 17 मीटर इज माय आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? एवरीवन ध्यान से सुनना, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, क्या क्लैरिटी है? सबको क्लैरिटी है? अभी देखो मैं इस सवाल को और बढ़िया कैसे बनाता हूँ। आ जाओ, तुमको मैंने ऐसा क्यों बोला था तुम्हें समझ में आएगा। देखो ध्यान से, मान लो मैं वही सवाल लेता हूँ, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, डी है, ई है और एफ है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और डिस्टेंसेस सुनो, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये ले लो 5 मीटर और ये फिर से 3 मीटर, ठीक है। आपको अभी बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, एस वेक्टर का मॉड्यूलस चाहिए मुझे, ठीक है। सब लोग बोलना, किसी का आंसर भी आ गया है। मेघराज has given the answer 19, distance traveled 19, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 19 कैसे आएगा रे? बावला हो गया क्या? कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा है? कितना आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 18 मीटर, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 18 मीटर आया। डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो फास्ट। डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्प्लेसमेंट। समदिशा 9, समृद्धि 9, जीत जैन 9, हर्ष बिहानी 9, समृद्धि पाटिल 9, मकरन 9, सिमरन 9, सब कोई। मैं खुशी के साथ बोल रहा हूं कि आप सब गलत हो, इसीलिए मैंने ये सवाल कराया है। बेटा सुन मेरी बात ध्यान से, ज्योमेट्री में तेरे को बोला गया है कि तेरे को किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, यू शुड प्रूव वट एवर यू आर सेइंग। अगर तू बी और ई को ज्वाइन कर दिया ना, बहुत से लोगों ने बी और ई को ज्वाइन कर दिया और एज्यूम कर लिया कि बेटा बी और ई स्ट्रेट लाइन है, एज्यूम कर लिया कि बी और ई स्ट्रेट लाइन है। ध्यान से देख, क्या तेरे को लगता है कि बी और ई एक ही स्ट्रेट लाइन में है? क्या बी और ई एक ही स्ट्रेट लाइन में है क्या बेटा? देख, बी से सी 4 मीटर है और डी से ई जो है 5 मीटर है। भले डायग्राम में ऐसा तुम्हें लगे, तुमने ज्वाइन कर दिया, तुमको लगे कि एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। क्या तुम अपना आंसर मुझे बता सकते हो? अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अब आंसर बताओ, बताओ देखूं। 6 plus root 8, okay, I don't know, you have to tell me. ओके, देखो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका तुम्हें समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकली हमें दिख रहा है कि बी और ई, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी और बी कलिनियर नहीं है और बी और ई एफ भी कलिनियर नहीं होगा। एक्चुअली अगर तुम इसका डायग्राम ध्यान से देखोगे ना, इसका डायग्राम ऐसा कुछ आएगा। तो जब तुम ए बी और बी को ज्वाइन करोगे ना, तो ये लाइन कुछ ऐसी आएगी, उसके बाद आगे बढ़ोगे। तो तुम चाहो तो इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर लो। ज्योमेट्रिकली सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बोल? ये आएगा 3 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 1 मीटर। सो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 10 आएगा ये। और फिर यहाँ पे 3 मीटर एक्स्ट्रा, तो आपका वैल्यू आना चाहिए 6 प्लस रूट 10। आई थिंक सो। Am I right? Am I right?
नो आई एम नॉट राइट। ये सही है क्या? इज दिस करेक्ट? मेरे को तो रेस्पॉन्स चेक करना है। गॉट दैट ओनली। बेटा ये सही है या गलत है तुम्हें बताना है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये ज्योमेट्रिकली हमने देखा, मैं इसका सही आपको मैं देखता हूं आपका क्या रेस्पॉन्स आता है। इसको हम लोग इजीली, मोस्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जिन लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है वो थोड़ा पेशेंस रखें, उनको सब आ जाएगा। सुनना, मोस्ट इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। कैसे सॉल्व करें, सुनना ध्यान से। देखो, अगर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मान ले, इधर x है और ऊपर की तरफ y है। x की तरफ यूनिट वेक्टर होता है i कैप और y की तरफ यूनिट वेक्टर होता है j कैप। सुन ध्यान से, पहले गया 3 तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लिख रहे हैं। पहले गया 3 टुवर्ड द पॉजिटिव x एक्सिस तो 3i कैप। फिर गया 4 टुवर्ड्स द पॉजिटिव y एक्सिस 4j कैप। फिर गया 3 टुवर्ड द पॉजिटिव x एक्सिस दैट इज 3i कैप। फिर गया 5 टुवर्ड द नेगेटिव y एक्सिस दैट इज -5j कैप। फिर गया 3 टुवर्ड द पॉजिटिव x एक्सिस दैट इज 3i कैप। तो आपका रिजल्ट आया 3 3 6 3 9 9i कैप -j कैप। आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √8। होश उड़ गया भाई। जितने लोगों का ये आंसर है उनका सही है, बाकी सबका गलत है। ध्यान से देखो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू एंड दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब सुन ध्यान से, हुआ क्या प्रॉब्लम कि जब मैंने इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया, अब इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाता हूं ताकि मैं ज्योमेट्रिकली इसका कुछ कंक्लूजन निकाल सकूं। आ जा, ये देख, यहाँ पे 4 गया, फिर से यहाँ पे 3 गया, अब यहाँ पे 5 गया और फिर यहाँ पे फर्दर 3 गया। तो ये 3 3 3, ये 4 और ये 5। अब जब तेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तेरे को इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन चाहिए ना बेटा जी, तो तेरे को ये वाला लाइन चाहिए बेटा। सुनना ध्यान से, ये वाला लाइन चाहिए, इसकी लंबाई चाहिए तेरे को। और इसकी लंबाई निकालना इतना आसान नहीं है, और तू एग्जामिनेशन कंडीशन में इसमें गलती करने की पूरी गुंजाइश है तेरी। समझा क्या? ये देख, ये 1 मीटर है, याद रख। ये देख, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर, और ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर। अब तेरे को इसमें करना क्या पड़ेगा, तेरे को सबसे पहले ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर ये वाली लेंथ, फिर ये वाली लेंथ, राइट? या फिर तू ऐसा कर, 3 ये 3 ये 3, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तेरे को? ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया है, इसको मैं ऐसे अच्छे से बना देता हूं। ये पूरा 9 मीटर है, और अगर तेरी बुद्धि चल रही है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच की दूरी 1 मीटर है। चमका है क्या रे? क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या इसका वैल्यू आएगा 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर? आया नहीं भाई। जितने लोगों का आंसर समझ में आ गया है ताली बजाओ। क्या बात समझ में आई है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो बोलो, कौन सा मेथड ज्यादा इजी था यहाँ पे? डिड यू थिंक दैट द वेक्टर मेथड वाज लॉट इजियर? बिकॉज इतना सोचने की जरूरत नहीं थी भाई। यस नो मे, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी, and we have got our answer very fast. Yes, no, maybe, and that is the utility of vector method. I hope you got this, right? चलो आगे बढ़। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, ये देखो, एक बॉडी जाती है ऐसे, एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रही है, एक बॉडी ट्रैवल कर रही है। ये गई इधर 5 मीटर, फिर इसने पलटी मारी भाई साहब, पलटी मारी इसने 2 मीटर, फिर ये पलटी मार के यहां से पलटी मार के गई 4 मीटर। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। मैं अभी इसका थोड़ा सा नामकरण संस्कार करता हूं। ए बी, ठीक है, यहां तक सी आया, फिर ये डी आया। चमका क्या रे? ए टू बी गया, फिर वो यू टर्न मारा, सी गया, फिर सी से डी गया। तो बी से सी जो आया ये 2 मीटर है, और सी से डी जो गया ये 4 मीटर है। चमका क्या?
तेरे को बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। मजा आएगा, अगर समझ आ गया तो खट 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 आ जाएगा। जल्दी बता आंसर, जल्दी बता आंसर एवरीवन। बता। 5 2 7 7 4 11। डिस्टेंस ट्रेवल 11 मीटर सबका आया है। जिसका नहीं आया होगा वो कांच के आगे बैठ के रोना और पूछना अपने आप से कि मैं ही ऐसा क्यों हूं। ये 11 मीटर आना चाहिए था पक्का, इसमें किसी को गलती की गुंजाइश नहीं है। इसने गलती की है पढ़ाई छोड़ दे। अब डिस्प्लेसमेंट ध्यान सुनना, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट निकालने का सरल तरीका, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, ये x है ये y है। x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, और y एक्सिस की तरफ क्या होता है जे कैप। सुन ध्यान से, x एक्सिस की तरफ 5 मीटर गया क्या 5 आई कैप, फिर b टू c गया रिवर्स डायरेक्शन में दैट इज -2 आई कैप, फिर c से d गया पॉजिटिव डायरेक्शन में दैट इज 4 आई कैप। क्या 5 + 4 9 - 2 क्या 7 आई आया है, इसका मतलब 7 मीटर क्या डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी। नहीं आया भाई, क्या मेरी बात समझ में आई है? देख ध्यान से कितना आसानी से आ गया, और आसानी से आया भी, और डिस्प्लेसमेंट तूने डायरेक्शन भी बता दिया डिस्प्लेसमेंट का, प्लस साइन के साथ आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो आता है इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करूंगा अगर मैं एक एरो से, एरो रिप्रेजेंट वेक्टर्स, तो देख इसकी लंबाई जो है वो 7 मीटर आएगी और इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है रे, आई कैप की तरफ। तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा 7 आई कैप। क्या जो समझा जो सीखा था क्या उसे अप्लाई कर पा रहे हैं? यस नो मे बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबॉडी नोट इट डाउन फास्ट। ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, और दिया हुआ है कि ये जो एंगल है ये एंगल है 143 डिग्री। दिस इज गिवन टू यू, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। सुनना ध्यान से, फिर से आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बतानी है। चलो सब लोग गलती ना करना, हड़बड़ी मत करो, गड़बड़ी मत करना, आराम से समझ लो और सॉल्व करके दिखाओ। चलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस ट्रेवल तो फ्री फोकट के मार्क्स है भाई। 5 + 4 + 3 कितना आया 12 मीटर सबका आया है। क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड 12 मीटर आना ही चाहिए भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अभी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मजेदार है। अच्छा मैं क्या चाहता हूं, थोड़ा इसको ज्योमेट्रिकली पहले देखते हैं, देखता हूं आपको समझ में आएगा। देखो आपने बी और डी को ज्वाइन कर दिया, बट आपका टास्क यहीं खत्म नहीं हुआ है। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी और बी डी कलीनियर है, अदरवाइज आपकी ज्योमेट्री ज्यादा इंट्रिकेट हो जाएंगी। यस और नो? बहुत बार बच्चा ये नहीं करता है पर आपको करना है भाई। 5 मीटर 4 3। अब ध्यान सुन, ये 143 डिग्री है, ये 143 डिग्री है, तो अगर मैंने इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया तो ये 37 डिग्री आई। अगर ये 37 डिग्री आई है, ये 90 डिग्री है, ये 4 है, ये 3 है। देख क्या tan 37 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस होता है विच इज 3/4। नहीं आया भाई, tan 37 डिग्री सिखाया था। इसका मतलब ये ट्रायंगल से अपने को समझ में आ रहा है सीबीडी से कि बी और डी को जो ज्वाइन किया है, ए बी एंड बी डी, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, और यही लाइन बीडी जो है, यही लाइन बीडी आके बी जो बी से जो आगे बढ़ रही है राइट हैंड साइड में, यही डी को भी कट
इसका मतलब ए बी एंड बी डी आर कलीनियर। ये प्रूव हो गया कि ए बी एंड बी डी आर कलीनियर। डिड यू अंडरस्टैंड द प्रूफ? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ए बी एंड बी डी आर कलीनियर। अगर ये कलीनियर हो गया तो ये देखिए 4 3, तो ये कितना होगा रे? पाइथागोरस थ्योरम, क्या ये 5 मीटर होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5, तो 5 और 5, तो AB plus BD that will give you the displacement. AB plus BD will give you the displacement, and you are able to do AB plus BD as displacement vector का मॉड्यूलस. Why? Because AB and BD are collinear. याद रखिए, ये आपको प्रूव करना होगा. इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको करके दिखाया था कि कहाँ गलती हो गई थी. AB and BD are collinear, तो collinear है बोल के आप बोल सकोगे कि आपका आंसर है 5 + 5 = 10 मीटर. क्या चमका है? आई थिंक लोगों ने बता दिया था. गुड, वेरी गुड. समझ में आया एवरीवन? गुड, क्लैरिटी है. ठीक है, चलो चलो भाई बढ़ते हैं आगे. आ जाओ और देखो, और देखो. ये देखो, नेक्स्ट सवाल हम एक ले रहे हैं. ये देखो, ये 2 मीटर गया यहाँ से. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. उसके बाद ये ऊपर गया 3 मीटर पॉइंट सी तक, और उसके बाद वो यहां से 5 मीटर चल गया. ठीक है, और इस पॉइंट से वो फर्दर गया 2 मीटर. ठीक है, ये पॉइंट डी मान लो और ये पॉइंट ई मान लो. ये दिया हुआ है कि ये जो एंगल है, ये एंगल है 143 डिग्री, और ये जो एंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री. ये दिया हुआ है. अभी आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है ज्योमेट्रिकली, तो आप क्या करोगे? आप इनको ज्वाइन कर दोगे. बट यहीं पे आपका काम खत्म नहीं हुआ है. टोल्ड यू राइट, यू हैव टू प्रूव दैट ए बी बी डी एंड डी आर कलीनियर. कैन यू डू इट एंड गिव मी द आंसर? वही डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बताना. डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बताना है. बताओ, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, आपको बताना है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना. डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा रे? 2 और 3 5, 5 5 10, 10 + 2 12. क्या 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड है? मुफ्त के मार्क्स है ये. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे लाएंगे? देखिए 143 है तो ये 37 होगा. 37 हो जाएगा तो ये 90 डिग्री है, तेरे को दिख रहा है. 10 37 करेगा तो 10 37 कितना आ जाएगा? 3/4. तेरे को ये दिख रहा है, ये 3 है, ये 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दिस हैज टू बी 4. तो 10 37 = 3/4. तो ये 143 है, 37 डिग्री बन रहा है. 3/4 के हिसाब से भी सही बन रहा है ये. 90 90 180. तो मतलब ए बी बी डी कोलिनियर है और बी डी डी कलीनियर है. तो इसका मतलब ए बी बी डी एंड डी आर कलीनियर, मतलब ए बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन. तो आपका आंसर आ जाएगा 2 + 4 + 2. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या यही आंसर है? 8 मीटर. सही है क्या एवरीवन? बट बी केयरफुल व्हेन यू ज्वाइन टू लाइंस. यू ज्योमेट्रिकली जब आप इसे सॉल्व करो तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसे कलीनियर प्रूफ कर रहे हो, उसके बाद ज्योमेट्रिकली आंसर दे रहे हो, अदरवाइज गलत हो जाएगा. बहुत बार यहीं पे पकड़ लेते हैं एग्जामिनर स्टूडेंट्स को कि ये पक्का ये गड़बड़ी करने वाला है, ज्वाइन कर देगा और मान लेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बार सवाल आते हैं. अच्छा, इसको मैं चाहता हूँ कि आप इसे वेक्टोरियली भी सॉल्व करो. प्लीज सॉल्व इट वेक्टोरियली. एज्यूम कर लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरफ आई कैप, इस तरफ जे कैप. चल बोल भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे? 2i कैप + 3j कैप. अब ये जो 5 मीटर आ रहा है, इस 5 मीटर के 2 कंपोनेंट कर बेटा. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये नीचे वाला -y एक्सिस हो जाएगा. ये 5 मीटर के कंपोनेंट करने हैं. कैसे करेंगे भाई? ये 37 डिग्री है, ये लाइन पैरेलल टू द लाइन बीडी खींचा है, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी 37 डिग्री आ जाएगा. बोल. तो ये वाली जो लेंथ आएगी, क्या इस 5 मीटर के हम 2 कंपोनेंट कर सकते हैं? एक आ जाएगी ये वाली लेंथ और दूसरी आ जाएगी ये वाली लेंथ, राइट. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कर सकते हैं ना, हमने डिस्कस किया था. तो 5 cos 37 डिग्री, cos 37 कितना होता है? 4/5. ये शायद समझ में नहीं आया. देख कुछ गड़बड़ ना करूं.
5 5 मर गया, 4i 2i 2i 8i प्लस 3j कैप माइनस 3j कैप। तो देख आंसर आया 8i कैप। क्या यही आंसर आ रहा था तेरा ज्योमेट्रिकली? 8 मीटर, और ये भी देख 8i कैप आया। क्या चमका ये? क्या किया मैंने? एवरीवन प्लीज हैव अ गुड लुक, प्लीज हैव अ गुड लुक, ध्यान से देखो, समझ में आया क्या? ध्यान से देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन वर्दी ऑफ योर अटेंशन। ध्यान से सुनो, कैसे मैंने वेक्टोरियल सॉल्व किया, क्या आपको समझ में आया है? पक्का पक्का 100%? गुड, वेरी गुड। ये देख, ये देख, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ये बेसिकली आपके एक बेसिक मैथ्स के ऊपर है, जो आपने ज्योमेट्रिकल सॉल्व किया था उसी के ऊपर ये सवाल बनाया गया है। सुनना ध्यान से, सवाल क्या है। देख ध्यान से, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 9 मीटर है, ये 10 मीटर है। समझ में आया? ये सब स्ट्रेट लाइन है, मैंने हाथ से बनाया यहाँ पे, और वो भी स्टाइलस से, तो इसीलिए मेरा थोड़ा स्ट्रेट लाइन ऐसा हो गया। ये सब स्ट्रेट लाइन, ठीक है? आपको बतानी है, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये वाली जो पॉइंट है फाइनल, ये फाइनल पॉइंट है। आपको बतानी है डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें बतानी है। क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो? चल बता बेटा, चल 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 बता दे, चल जल्दी फटाक से। देखा हूं कितने लोग होनहार है। मुझे पता है आप सब लोगों की बुद्धि बहुत तेज चलती है। फटाक से बताओ, गलती ना करियो, फटाक से बताओ। चलो वीर जवानों, बताओ, देखूं कौन कर सकता है इसको। डिस्टेंस में गलती ना करियो। 3 से लेके 10 तक पूरा जोड़ दोगे क्या डिस्टेंस मेरे? डिस्टेंस में 3 से लेके 10 तक जोड़ोगे ना? डिस्टेंस में 3 से लेके 10 तक जोड़ोगे। $52 मीटर आएगा, करेक्ट है। 52 मीटर आएगा, करेक्ट है। 52 मीटर इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। 52 मीटर इज करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एवरीवन देखो, डिस्प्लेसमेंट का जवाब कौन देता है? स्क्वायर जलेबी है। 4i कैप माइनस 4j कैप। ओके ओके, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में सिंपल 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू 10 तक करना है। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मुझे पता है 1 से 10 तक का सम करूंगा। 1 से 10 तक का, एक रुक जा, ये देख मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। तुमने सम निकाला है 1 से लेके 10 तक का, माइनस सम डिफरेंस कर दूंगा 1 से लेके 2 तक का, तो मुझे मिल जाएगा 3 से लेके 10 तक का। बोल समझ में आया क्या नहीं? 1 से 10 तक का सम n इंटू n प्लस 1/2 पढ़ा हुआ है भाई, मत बोलना नहीं पढ़ा हुआ है। माइनस 1 से लेके 1 और 2 का सम 3, तो ये 10 110/2, 55 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा रे? 52। खत्म। कितने महान लोग हैं जिन्होंने लिटरली इन सबको ऐड किया है। देख इसको मैं चाहूं तो इनफाइनाइट तक भी कर सकता हूँ, राइट? बहुत ज्यादा कर सकता हूँ। 55 माइनस 3, करेक्ट। जिसने ऐसा सोचा है, गुड, हैट्स ऑफ। जिसने एक एक जोड़ जोड़ के किया है, वो थोड़ा सोचे यार, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, चलो अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। पहले हम थोड़ा सा ना इसको देखते साथ ही अपने को समझ में आ रहा है कि इसको शायद हम सबसे इजीली कर सकते हैं वेक्टोरियली। अपना सिस्टम ले लेंगे, ये एक्स एक्सिस है, आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ जाता है और वाई एक्सिस की तरफ जे कैप यूनिट वेक्टर है। अब समझ, 3 जे कैप माइनस 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 8 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 10 आई कैप। क्या मैंने सही लिखा है? अब जोड़ दे भाई,
-4i plus 6i, 6i minus 4i is 2i, 2i minus 8i is minus 6i plus 10i, 4i. 3j minus 5j is minus 2j, minus 2j plus 7j is 5j, 5j minus 9j is minus 4j. Bang on. सबसे पहला आंसर आया था इसका, क्या नाम है, गार्गी का आया था, सबसे पहला आंसर गार्गी का आया था. गुड, बाकी बहुत से लोगों ने आंसर निकाल लिया है. तो 4i minus 4j cap is the right answer. Everybody got it? 4i cap minus 4j cap. तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है भाई साहब. तो अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दो सर, क्या मैं साफ साफ बोल दूंगा 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 32. तो 4√2 आएगा क्या रे, ये मेरा आंसर है. ठीक है, अब मेरी बात सुन ध्यान से देख, इसको अगर तू थोड़ा सा अक्कल लगाएगा ना, तेरे को एक बात समझ में आएगी. जिस बच्चे को वेक्टर नहीं पता है, लेकिन जिस बच्चे को ज्योमेट्री पता है, वो भी आंसर ले आएगा. सुन ध्यान से कैसे. ये देख, ये 3 4 5, ये 6, ये देख, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है. मतलब ये वाली जो दूरी आ रही है, ये वाली दूरी, ये 2 मीटर की है. ठीक है. अच्छा, अब देख ध्यान से, ये 2 मीटर की है. अब ये देख, यहां से लेके यहां तक 8 है और यहां से लेके यहां तक 10 है. इसका मतलब यहां से लेके यहां तक भी 2 मीटर. चमका है क्या रे, बात समझ में आई है. अब सुन, ये 3 4 5, यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 मीटर है. समझ में आ रहा है. अब नीचे वाला देख ले, ये 7 है और ये 9 है. ये देख, ये 9 है और ये 7 है. इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी भी 2 मीटर. अगर तेरी बुद्धि तेज चल रही है ना, तो तेरे को समझ में आएगी कि भाई साहब, ये जो डायग्राम है जो सर ने बनाया है यहाँ, ये पूरा 4 मीटर बाई 4 मीटर का एक स्क्वायर है भाई साहब. और आपको ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट ज्वाइन करना है भाई साहब. तो क्या मेरा आंसर आता है भाई साहब, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. आता, क्या मेरी बात समझ में आई है. मान ले किसी को वेक्टर नहीं आता है, मान ले किसी को वेक्टर नहीं आता. यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि सर मुझे वेक्टर नहीं आता. अरे नहीं आता, ज्योमेट्री तो आता है, इतना तो अक्ल लगा सकता है. स्टैंडर्ड 10th पास किया हुआ है या नहीं, बोल हाँ या ना. क्या समझ में आया, क्या क्लैरिटी है एवरीवन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो आगे आगे बढ़ो. अच्छा लगा. आज बहुत सारे सवाल हम ऐसे प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको मजा आएगा. देख ध्यान से, अभी हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है. ये मान ले मैंने एक सर्कल ले लिया भाई साहब. सुनिए अभी ध्यान से, एक सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, और ये इसके सेंटर पॉइंट से गुजरने वाली 2 लाइन से डायमीटर टाइप्स की है. ठीक है. लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है. ठीक है. ठीक है. एक बॉडी है जो ये सर्कल में घूम रही है with a constant speed v. Body is moving in circle. Body is moving in circle with constant speed v. सुनना ध्यान से, with constant speed v. v से घूम रही है. ठीक है. आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से, आपको बताना है what is the average velocity from A to B. What is the average velocity from A to C? What is the average velocity from A to D? And what is the average velocity from A to A? ये सब चीजें बतानी है तुमको. जल्दी करो, जल्दी फटाक से. एक ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में चल रहा है और सर्कुलर पाथ में चल रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v. मतलब हर जगह पे उसकी स्पीड कांस्टेंट है. वेलोसिटी नहीं बोली है मैंने कांस्टेंट, मैंने स्पीड कांस्टेंट बोली है भाई साहब. नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल. स्पीड कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे भी जो उसकी स्पीड है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो v है. यहाँ पे वो ऐसे जाएगा
ये भी v है, यहाँ पे वो ऐसे जाएगा, ये भी v है, ठीक है। देखो किसी का आंसर आया है क्या? चलो सब सॉल्व करो। चल एक काम कर, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू बी। अच्छा टेल मी हाउ वी अंडरस्टैंड दिस, इज इट velocity at b minus velocity at a divided by time instant at b minus time instant at a? yes, अब थोड़ा समझते हैं। अब जो यहाँ पे चीज है जो मैं बोलूंगा, ये जिनको वेक्टर्स नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा सरदर्द होगा, बट जिनको वेक्टर्स आता है उनके लिए काफी आसान है। याद कर मैंने तेरे को ये बात समझाई थी कि vv माइनस va vv प्लस ऑफ माइनस va, क्या मैंने ये समझाया था? एंड प्लस ऑफ माइनस va मतलब माइनस va करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये जो v है, क्या ये v रिवर्स मारेगी यहाँ? क्या ये हो जाएगी माइनस v वेक्टर? ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे वेक्टर लिया, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी चाहिए मुझे, ये वेक्टर्स है, तो v का रिवर्स मार दिया तो माइनस v इधर हो गया। अब इस माइनस v को क्या मैं इसके लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल इस लाइन में क्या ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इसको लेके जा सकता हूँ और फिर उसको घुमा के यहाँ पे ला सकता हूँ गोल चमका की। तो क्या माइनस b वेक्टर इधर आ जाएगा? अब देख यहाँ पे ये जो दो वेक्टर्स हैं, क्या ये टेल टू टेल रखे हुए हैं? याद कर, इसलिए मैंने बोला था कि एकदम हड़बड़ी मत करो, किनेमेटिक्स का ज्ञान पाने के लिए वेक्टर्स सुपर स्ट्रांग होने चाहिए, तो घबराइए मत। जिन लोगों को ये पता नहीं है उनको वीडियोस दे दी जाएंगी, उनको असिस्ट भी कर दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। अभी ये जो दो वेक्टर्स हमने जोड़े हैं, दिस इज विच रूल रे? कौन सा रूल से जोड़ेंगे इसको बोलो, देखो कितने लोगों को क्या याद है। देखो कौन सा रूल से जोड़ेंगे? ट्रायंगल पैरेललोग्राम, वेरी गुड, पैरेललोग्राम रूल। तो पैरेललोग्राम रूल लेंगे तो VB माइनस VA, ठीक है, VB माइनस VA ये जो वेक्टर का मॉड्यूलस हो जाएगा डिवाइडेड बाय TB माइनस TA। अब ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है TB माइनस TA, ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देख, ये जो आर्क लेंथ है जिसको मैं भी डॉट से दिखा रहा हूँ, ये आर्क लेंथ कितना है? इज इट इक्वल टू 2πr/4, दैट इज πr/2 डिवाइडेड बाय ये पूरे आर्क को किस स्पीड से हम कवर कर रहे हैं? कांस्टेंट स्पीड v से। क्या इतना टाइम लगेगा? सो TB माइनस TA इज भी इक्वल टू दिस टाइम विच इज πr/2v। तो यहाँ पे लिख दीजिए πr/2v एंड VB माइनस VA, ये दोनों VB माइनस VA दोनों की मैग्नीट्यूड VV है, तो इसकी जो रिजल्टेंट आएगी वो रिजल्टेंट आएगी इधर, एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दैट इज v√2। क्या ये मैग्नीट्यूड आएगी इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विच इज v√2? तो आपका आंसर आएगा v√2 बाई πr इंटू 2v। क्या मेरी बात समझ में आई है? πr/2v तो कितना आ गया रे? 2√2 v स्क्वायर बाई πr। दिस इज माई एवरेज स्पीड। क्या मेरी बात समझ में आई है? सब सही किया है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या सब सही किया है? कैलकुलेशन देख लो। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर का ये जो मैंने दिया है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो VB वेक्टर और VA वेक्टर को उसी टाइप से लिखना पड़ेगा, J कैप Y कैप, एंड आई विल गेट इट। सो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हाउ शुड आई राइट इट? VB माइनस VA, हाउ शुड आई राइट इट? VB माइनस VA इज
v j cap minus v I cap divided by time will be a scalar quantity which is pi r by 2v. So it will be 2v square by pi r into j cap minus I cap. क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर आप अभी इसका मॉडुलस निकालोगे तो आपको √2 आ जाएगा, तो 2 √2 v स्क्वायर बाय पाई आर आ जाएगा आंसर। क्या क्लैरिटी आई है? अच्छा, अगर आपको समझ में आई है, कैन यू हेल्प मी, व्हाट इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू सी? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू सी, एवरेज वेलोसिटी between A to C. Will you have to write it like this? Velocity at A, sorry, velocity at C minus velocity at A divided by time instant at C minus time instant at E. तो आंसर क्या आ जाएगा? VC minus VA. तो VC minus VA अगर मैं करूंगा तो will it be equal to 2V divided by pi r by V. क्या आंसर है 2v स्क्वायर बाय पाई आर? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, आया है क्या किसी का? आया है क्या एवरीवन? अच्छा, सब सन्नाटे में चले गए भाई। थोड़ा सा अच्छा सवाल दिया तो एवरीबॉडी हैज गॉन इनटू यू नो हाइबरनेशन मोड। क्या हो गया ये? क्या बात समझ में आई है? प्लीज रिपीट। यस यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू सी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू सी। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? क्या इसे मैं लिखूंगा? VC माइनस VA। एवरेज वेलोसिटी कैसे होता है? याद करो, VC माइनस VA बाई TC माइनस TA, राइट? दिस इज व्हाट, ठीक है? समझ में आया? अरे सॉरी, एक्चुअली एक छोटा सा गलती हो गया। ये सब एवरेज एक्सेलरेशंस है गाइस, नॉट वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस है। ये सब एक्सेलरेशंस है ना। अभी सोचोगे ना लॉजिकली, देखो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कर रहे हैं तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ना इसका यूनिट। तो एक्सेलरेशन है ये सब। मैं चेंज करता हूँ, किसी ने बोला भी नहीं, सब बिजी है निकालने में आंसर। ये सब एक्सेलरेशन है ना भाई, एवरेज एक्सेलरेशन है। यस और नो? मेरी बात समझ में आई है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है मेघराज, क्लैरिटी है, कोई इशू नहीं। अभी समझ में आया क्या? वो मेरे ध्यान से हट गया था। नाउ इट्स ओके। इट इज एक्सेलरेशन बिकॉज आप अगर ये वेलोसिटी का यूनिट देखोगे वो मीटर पर सेकंड है, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आएगी ना, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन है, नॉट वेलोसिटी। इसको एक्सेलरेशन कर दो भाई। क्या क्लैरिटी है? ये समझ में आया है? चलेगा? चलेगा? अच्छा, ये एक्सेलरेशन मैंने निकाला है। अच्छा, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, सपोज आई आस्क यू इन दिस प्रॉब्लम ओनली, सपोज आई एम पुटिंग माय क्वेश्चन हियर, सपोज इफ आई आस्क यू, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू बी? अब मैं एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने लिखा था एवरेज वेलोसिटी बट निकाल दिया था एक गलती से एक्सेलरेशन। अभी मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूँ ए टू बी। क्या बता सकते हो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी क्या लिखोगे? इज इट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम एट बी माइनस टाइम एट ए? सो क्या हो जाएगा? क्या डिस्प्लेसमेंट ए टू बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, विल इट बी अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए एंड बी? ये वाली लाइन की लंबाई कितनी हो जाएगी? देखिए ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस, ये 90 डिग्री है, तो ये लाइन की लंबाई कितनी आ जाएगी रे?
r√2 आ जाएगी क्या, दैट डिवाइडेड बाई टीबी माइनस टी ए, मतलब बी में जिस टाइम पे पहुंचा और ए में जिस टाइम पे था। तो ये ट्रैवल करने का टाइम कितना है, ट्रैवल करने का टाइम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्या ये पाई आर बाई 2 ही आने वाला है, तो लिख दे भाई पाई आर बाई 2 समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आर ने आर को मार दिया, क्या आंसर आया 2√2 v बाई पाई, एवरीवन डिड यू अंडरस्टैंड दिस, क्या समझ में आई है। अच्छा, क्या मुझे आपने एक्सेलरेशन ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। तो इस सवाल में अभी आप बाकी के जो पार्ट्स है ना उसको एक बार आप ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, राइट, प्लीज ट्राई इट आउट योरसेल्फ, ठीक है, टेक दिस एज अ होमवर्क।